ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जो करने वाले, यहाँ पे 15वां चैप्टर लिखा है, तुम्हारी बुक में अलग नंबर होएगा, इसका 16 होगा। इसको मैं नहीं लूंगा आज, अभी ये बहुत रिकॉर्डिंग में। मैग्नेटिज्म पे आते, तो मैग्नेटिज्म एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैग्नेट होता है ना वो आयरन के ओर से ही बना, ओर ऑफ आयरन ही है, और वो ओर ऑफ आयरन कौन है, मैग्नेटाइट है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Fe3O4। बोलते हैं ये ओर से ही अपना मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मैग्नेट को लोड स्टोन भी बोलते हैं। ये एक अच्छी एग्जांपल है नेचुरल मैग्नेटाइट की, Fe3O4। बोलते हैं Fe3O4 में क्या देखा गया कि 72% ना नॉर्मल आयरन ही रहता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो होता है ना परसेंटेज 20%, 22%, वो रहता है इसके अंदर प्रेजेंट मैग्नेट। इसका कलर ये हैवी होता है और इसका कलर डार्क ग्रे ब्लैक होता है। ये सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ये इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन आइडिया होना चाहिए। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ये नहीं है तुम लोग को, तो इसको फटाक से करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला है mz/h। mz क्या है, मैग्नेट का पावर है। क्या है, मैग्नेट पावर, ठीक है। तो मैग्नेट की ताकत, और उस ताकत के बेस पर उस मैग्नेट की इंटेंसिटी के रेशियो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और उसको इस तरह से एक्स बनाते हैं ना, इटैलिक, इसको क्या बोलते हैं, न्यू या ईटा जो भी बोलते हैं सिंबल को, ये सिंबल को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया डेफिनेशन, यही फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेट के पावर का और मैग्नेट की इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है, कोई डाउट, फरहान, साइमा, कुलसुम? अब नहीं दूसरा सर। हम लोग आते हैं म्यू। म्यू सिंबल किसका है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी वर्ड आया है परमिशन से। किससे आया है ये वर्ड, परमिशन से आया है, परमिशन दे। देखो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट दो जगह पे करते हैं, या तो एयर में या तो वैक्यूम। ये फ्री में अवेलेबल चीज है ना, एयर और वैक्यूम। तो परमिएबिलिटी परमिशन बताता है कि आपका जो मैग्नेट है या उसकी फील्ड है या उसकी इंटेंसिटी है वो आगे परमिट होगी, आगे ट्रैवल करेगी कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू B/H। देखो B का मतलब होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, पर बहुत बार B को फील्ड से भी ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और B एक्चुअली मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताता है। किसको बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मैग्नेट की फील्ड की स्ट्रेंथ को, ओके। और H क्या है, मैग्नेट की इंटेंसिटी। देखो मान लो आपका एक मैग्नेट है और उसकी फील्ड यहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब फील्ड चली गई कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, धीरे धीरे खिल्ले को उसकी फील्ड के पास लाओगे। फील्ड के पास लाने पर भी खिल्ला ना एकदम अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बस उस पर पावर आ गया पर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि फील्ड तो है पर उसकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है। समझ गए, फील्ड की स्ट्रेंथ तो है कि वो इंटेंसिटी अच्छी है, मतलब फैला तो है, फैलाव है, पर फील्ड के पास उतनी ताकत नहीं है। समझ गए, तो इंटेंसिटी और फील्ड में फर्क होता है, ओके। ये जरा समझ लेना। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी मैग्नेट की फील्ड की ताकत और उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक फैली है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है डेफिनेशन। एच का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, इसको अलग से भी देखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है म्यूआर। म्यूआर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव मतलब रिलेशन बता रहा है परमिएबिलिटी का। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, B/B0। देखो यहाँ पे दो रिलेशन, ये कौन से रिलेशन को बताता है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक आयरन है, क्या है, एक लोहा है, ठीक है। अब जब लोहा अकेला है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, B से। समझा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करो, इस पे कॉइल लपेट दो। क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉइल लपेट। समझ में आया। तो ये जो कॉइल की के साथ जो लपेट कर आपने इसको रॉड को रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी सिर्फ कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B0 से। तो ये कोर और फ्री स्पेस, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैग्नेट और कोर अलग अलग करके जो आप परमिएबिलिटी निकालते हैं उसकी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आया, कोई डाउट? अब देखो बी का फॉर्मूला अपने पास है, बी क्या होता है, बी होता है म्यू इंटू एच। ये कैसा आया, तो जरा देखो मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाता हूँ, बी इज इक्वल टू एच को ले लो लेफ्ट साइड, तो बी क्या हो गया, म्यू इंटू एच हुआ कि नहीं। तो मैं इस बी की जगह पे म्यू इंटू एच रख सकता हूँ कि नहीं, हाँ साइमा, फरहान, कुलसुम, रख सकता हूँ।
अब बी जीरो की जगह पे भी मैंने म्यू एच रखा है, अच्छा सिर्फ जीरो लिख दिया, जीरो की क्या की गई, बी जीरो है तो उसमें म्यू को भी जीरो कर दिया। अब एच दोनों में कॉमन है तो क्या बचा, म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो एक्चुअल अब सही डेफिनेशन बनी है। म्यू आर क्या होता है, ये परमेबिलिटी को बताता है, किसके, परमेबिलिटी इन एयर एंड परमेबिलिटी ऑन फ्री स्पेस। जब भी म्यू जीरो रहेगा तो समझना वैक्यूम फ्री स्पेस की बात कर रहा है, से म्यू लिखा रहेगा तो समझना कोई मीडियम के अंदर कोई चीज पास हो रही है ना, उस चीज को बता रहा है। समझ में आया? तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये म्यू जीरो को लेफ्ट साइड ले लो तो म्यू हो जाएगा म्यू आर इनटू म्यू जीरो। देखो हम लोग वैरायटी ऑफ फॉर्मूला बना सकते हैं कि बरोबर, हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, कितने भी वेरिएशन फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, समझा यहाँ तक, कोई डाउट, क्लियर है? याद रखो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला में तुम लोग को डाउट है क्या? जैसे मैं एक और चीज तुम लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो मैं मैग्नेटाइजेशन, इस एच को ले लो लेफ्ट साइड तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एम जेड इज इक्वल टू एक्स इटैलिक एक्स इंटू एच। देखो एक और नया मैग्नेटाइजेशन पावर किसके बराबर है, मैग्नेट ससेप्टेबिलिटी और मैग्नेट की इंटेंसिटी का एक नया फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया। समझ में किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पे एक डेरिवेशन करने वाले, वहां पर ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। कोई फॉर्मूले में भी डाउट है, अगर डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्स्ट बुक में ये इतना अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है हर एक पार्ट? इसका नोट्स में मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा तुम लोग को। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया, और इसको मैं एक मिनट, ये बीच में आ जाता है ना तो जाता ही नहीं है, कितना टाइम लेता है ये। इसको मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ इसका पीडीएफ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट आप लोग देख लो। ओके, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पार्ट है ना टॉर्क, ये नहीं है, इस बार एग्जाम में रिड्यूस किया है ना पोर्शन, तो ये वाला पार्ट आपको स्टडी नहीं करना है। डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं जो पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में, वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये पार्ट है पर ये अलग तरीके से, यहाँ पे कैसे एक कोर लिया है ना, तो आपको कोर से नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल बार मैग्नेट लेना, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट बोलो नहीं, बार मैग्नेट मत बोलो, ये एक रॉड ली है मैंने, क्या लिए, रॉड। अब जारी बात है तुम लोग को पता होगा, जो रॉड होती है वो पूरी अंदर से भरी हुई रहती है, अंदर तक इसकी थिकनेस रहती है, करेक्ट कि नहीं रहती। अब क्या करूं, अगर मैं इस रॉड का, अगर मैं इस रॉड का निकालता हूँ, सिर्फ रॉड का मैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। अब रॉड का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने का तरीका क्या है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है वो, बी। ये फॉर्मूला मैंने लाया कैसे था, याद है, वो अपने पीछे वाले फॉर्मूले यूज करने वाले। दूसरा, इस रॉड पे मैं कॉइल लपेटने वाला, तो उस कॉइल को मैं पहले अलग अकेला बनाता हूँ। ये सोलेनॉइड कॉइल है, इस कॉइल को मैं बी जीरो से रिप्रेजेंट करूंगा, और फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, म्यू जीरो एन आई। यहाँ पे एन आई क्या है, एन आई अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इसके बारे में देखेंगे कैसे आया है फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो मैं इसकी जगह म्यू जीरो एच लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कैसा है, तो जरा इसको एडजस्ट करो, एच को लेफ्ट साइड लो तो देखो आपको वही मिलेगा, बी अपॉन एच। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला तो देखा हुआ है, ये तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला है, रिलेटिव परमेबिलिटी का, करेक्ट ना, समझा ये वाला फर्स्ट स्टेप। कोई डाउट है इधर पे कि वापस से ऊपर का फॉर्मूला दिखाओ, वो जो स्क्रीनशॉट खींचने बोला था। तो ये अपन ने कॉइल का, जो सोलेनॉइड कॉइल है, ये सोलेनॉइड कॉइल का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा, ठीक है। ये वाले, अब अपने को रॉड का लिखना है, रॉड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी नॉट निकाल लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, ये रॉड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सिर्फ रॉड का कर निकालना हो, जैसे मान लो सिर्फ आयरन को रॉड का निकालना है, तो किस पे निर्भर करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा होगी, वो उसके मैग्नेटाइजेशन एम जेड, मतलब मैग्नेटाइजेशन पावर पे निर्भर करता है ना। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा उस आयरन कोर का मैग्नेटिक मैग्नेटिक पावर रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो म्यू जीरो लगाएंगे। म्यू जीरो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जो फ्री परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। देखो सेम चीज, तो यहाँ पे अपने को बी का भी फॉर्मूला मिल गया,
मैंने क्या बोला था, अपन बी यूज करें, इधर पे क्या लिखा हुआ है, बीएम लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं। अपन रॉड को बीएम से और कॉइल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीओ से। अब क्या करो, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है दोनों इक्वेशन में? ये अपनी एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। आप फरहान का स्कूल साइमा समझा सर। पक्का? आप क्या करो, ये जो आपने रॉड ली है ना, उस रॉड पे सोलेनॉइड को लपेट दो। अगर आप लपेटोगे तो अब आपको जो भी मैग्नेट का पावर मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, दोनों का एडिशन मिलेगा, बरोबर ना? आपने दोनों को मर्ज किया है ना, तो दोनों को मर्ज किया तो दोनों का टोटल अब मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा, बरोबर कि नहीं? तो दोनों को मर्ज करने पर आपको जो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एफ। बी नॉट की वैल्यू क्या आती है, म्यू जीरो एच, देखो ऊपर ही दिख रही है, ये तो बी एम की है, म्यू जीरो एम जेड, और बी नॉट की वैल्यू म्यू जीरो एच। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, म्यू जीरो, और बाहर क्या बचा, एच प्लस एम जेड। अब मैंने तुम लोगों को बताया था ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटाइजिंग पावर अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यही था ना? अब मैं क्या करते हैं, एच को इधर ले लो, तो मैग्नेटाइजेशन पावर का फॉर्मूला क्या बना, मैग्नेटाइजेशन का एक्स एम इंटू एच। मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो सिंबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस एम जेड की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक्स एम इंटू एच, समझा? अब इस फॉर्मूले के अंदर एच कॉमन है, एच को भी बाहर निकालो, तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉइल एंड आयरन रॉड क्या मिल रहा है, म्यू जीरो वन प्लस एक्स एम इंटू एच। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट आया? समझा सर। तो जब सिर्फ कॉइल था तो फॉर्मूला अलग था, जब सिर्फ रॉड था तो अलग फॉर्मूला था, जब दोनों को मर्ज किया तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो गया। तो पहले फॉर्मूले की क्या हालत थी, सिर्फ अपना, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे देखो सिर्फ टॉरेट था तो फॉर्मूला था बी नॉट अपना, जब कोर तब फॉर्मूले में म्यू जीरो की बजाय हमने म्यू लिखने के, अच्छा अच्छा ठीक है जो भी। अब यहाँ पर देखो वापस से टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो बराबर होगी म्यू इंटू एच के। अब म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू थी अपने पास, ये हमने रॉड का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, है ना? रॉड के लिए अपन बी एम लिख देते हैं यहाँ पे, बी एम करेक्ट, ये जो टोटल निकाला है। अब म्यू का फॉर्मूला भी था अपने पास, क्या था म्यू का फॉर्मूला, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, याद है? ये आपने रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला किया था, क्या था फॉर्मूला रिलेटिव परमिबिलिटी का, म्यू अपॉन म्यू जीरो, उसी को मैंने रीअरेंज किया, तो मैं इस म्यू की जगह पे म्यू जीरो इंटू म्यू आर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना? तो देखो हमारे पास रॉड के बेस पे एक और नया फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है, सिर्फ इसके म्यू जीरो की जगह पर म्यू जीरो इंटू म्यू आर लिखा हुआ है। साइमा अपना वीडियो बंद कर दो। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अभी ऊपर कौन सा फॉर्मूला लिखा है, म्यू जीरो इंटू वन प्लस एक्स एम इंटू एच, और अभी ये जो क्रिएट किया है हमने, ये फॉर्मूले को राइट साइड लिखेंगे। दोनों ही फॉर्मूला हम टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? म्यू जीरो प्लस म्यू जीरो एक्स एम इंटू एच। अब दोनों फॉर्मूले में जो कॉमन रहेगा वो काट दो, क्या बचा, ये वाला फाइव, वन प्लस एक्स एम इक्वल टू म्यू आर। एक्स एम क्या है अपना, मैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी, खत्म हो गया डाउट, वैसे तो इधर ही खत्म हो गया। इसका टेक्स्ट बुक भी ओपन कर देता, हम लोग कौन कौन सा पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। इतना ही चैप्टर, हाँ इतना ही चैप्टर है कि और इसके आगे है ना, एक और डेरिवेशन, इसलिए तो खोला। इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत बेसिक चीज लिखी है कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मैग्नेट का डायपोल मोमेंट क्या आता है, मैग्नेट के बाहर बाहर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट को सब मतलब हवा में लटका देते हैं बाहर मैग्नेट को, तो वो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन देता है, ये सब बेसिक चीजें लिखी है। फिर यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे, जो कि इसमें कैंसिल कर दिया गया, ठीक है? फिर परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक शील्ड, ये भी नहीं है, हम लोग बहुत लिमिटेड, ये पार्ट तो है ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कोई पढ़ के मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वो पार्ट ही कैंसिल कर दिया गया जो पार्ट उसके अंदर लिखा है, ये पार्ट भी नहीं है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेट में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इस पैराग्राफ को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें यही चीज लिखी है कि आप लोग ऑलरेडी 11th स्टार्ट में पढ़ चुके हो, फिर कुछ चीज आप लोग 15वें चैप्टर में पढ़ोगे, कुछ चीज आप केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मतलब यहाँ पर भी आपको इसको पढ़ने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ बता रहा है कि आप ऑलरेडी ये सब प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मैग्नेट की, जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आया देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कुछ नया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी एक डेरिवेशन, ये डेरिवेशन मैंने आगे वाला करवा दिया। अब मैं ये वाले डेरिवेशन में आऊंगा जो तुमको अभी दिखाई दिया ना, ये है वो डेरिवेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये डेरिवेशन में क्या बोल रहा है, देखो हमारे आसपास जितने भी चीजें सब्सटेंस है हमारे आसपास, क्या उनमें मैग्नेटिक नेचर होता है कि नहीं होता? हाँ साइमा, फरहान, अरमान, कुलसुम, होता है कि मैग्नेटिक नेचर? हाँ सर, होता है ना। होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी सब्सटेंस है हमारे पास इनमें एटम प्रेजेंट होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि एटम प्रेजेंट होता है। एटम के बीच में क्या होता है, मान लो एक सर्कल एटम है, बीच में प्रोटॉन होता है और उसके न्यूक्लियस। आसपास जो नेगेटिव हाँ हाँ। चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अगर किसी भी चीज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो हम लोग खुद बोलते हैं कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो फाराडेज ही बोलता है कि अगर किसी चीज में करंट प्रोड्यूस होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एटम अकेला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बरोबर कि नहीं? क्योंकि देखो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, हमें ये भी पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने me से रिप्रेजेंट किया है। हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है उसके ऑर्बिट के बेस पे, उसको मैंने v से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके घूमने की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से, उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से, और वो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे टाइम पीरियड में मोशन कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे लिखा हुआ है, बराबर कि नहीं? तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोग सभी को पता होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर डिस्टेंस के साथ सर्कुलर है, पैरामीटर का डिस्टेंस क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, 2πr अपॉन टी। अब क्या करो, ये टी और वी की जगह रिप्लेस करो, तो टी क्या मिलेगा, 2πr अपॉन वी। समझ में आया कैसे ये फॉर्मूला निकाला गया है साइमा, अरबान, फरहान? अब ये जो टी की वैल्यू आपको मिली है वो टी की वैल्यू डाल दो करंट के फॉर्मूले में। तो अगर आप जाहिर बात है करंट के फॉर्मूले में डालोगे तो नीचे वाला हिस्सा तो नीचे ही रहेगा, पर इसके नीचे वाला हिस्सा 2πr अपन वी के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ई के पास। तो आपको करंट का फॉर्मूला मिलेगा ई वी अपॉन 2πr। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है किसी को इस स्टेप्स में? क्लियर है साइमा? हाँ ओके, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहे थे। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो जरा ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन का मास है और उस मास के बेस पे उसकी कोई वेलोसिटी है जिसमें वो घूम रहा है। मास और वेलोसिटी दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि मोमेंटम कॉन्सेप्ट मास और वेलोसिटी दोनों को रिलेट के बेस पे बनाया गया है, बरोबर? तो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो तो चलो देख लेंगे। मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, m0 इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। करंट का फॉर्मूला अभी अभी ऊपर हम लोग ने फाइंड आउट किया, ev अपन 2π, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, जो कट सकता है वो काट दो, एक आर से एक आर कट गया तो मुझे मिलेगा m0, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ev r अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, एक चीज आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं लग रही कि आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है, वेलोसिटी भी लिखी है, पर हर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, उसको क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय me करेंगे। देखो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं, यानी इसको वापस से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक me को e के नीचे लिखूंगा 2me, और दूसरा me को vr के साथ लिखूंगा। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो यानी मैं इसकी जगह पे कैपिटल एल लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलेंगे सर ये कहाँ पे पढ़े, तो ये रोटेशनल डायनेमिक का पार्ट है, वहां पे हमने ये सारे फॉर्मूले देखे। एम वी आर, एक और फॉर्मूला आर इंटू पी, है ना, आई ओमेगा, बहुत सारे फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम के, जिसमें से एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ये जो फॉर्मूला यूज किया है ये बहुत पॉस्टुलेट में भी था। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एल जो 0 है और ये m0, ये इस चीज को दर्शाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम। पर रुक जाओ, जरा ध्यान दो, किसी भी चीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन?
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो मोमेंटम पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उस बेस पे बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे पे निर्भर तो है, डिपेंड अपॉन तो है, पर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? क्योंकि वेक्टर साइन लगाया ना, तो आपको नेगेटिव चार्ज ये सब चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब L0 को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा E/2me। E/2me ये जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इस रेशियो को जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या है? 8 × 10⁻10 कूलम्स पर किलोग्राम। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ पे? देखो अब ये जो वैल्यू है ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। हम कहाँ तक पहुँच गए तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है यहाँ तक हम पहुँच गए। E/2me × L। देखो मैं दिखाता हूँ, नोट्स में भी है E/2me × L। देखो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक में, E/2me × L। फिर ब्लाबले लिखा है, बॉहर का एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr = nh/2π भी होता है। मतलब यहाँ पर जो L है ना, अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लूँ, बॉहर के पोस्टुलेट के हिसाब से nh/2π, बोलेंगे सर ये कहाँ से है? ये भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो मैं इसकी जगह ये लिखूँ तो m0 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? E × nh/2, यहाँ पर भी 2 है तो 4π लिख दो, 4πm। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? देखो वही लिखा है कि नहीं, E × nh/4πm। समझा? अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। तो मुझे क्या मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्बिट्स? EH/4πm। ठीक है, तो EH/4m E को बॉहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और बॉहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यूज है वो क्या आती है, इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिली है वो है 9.274 × 10⁻24 m²। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है जो बॉहर मैग्नेटम है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में BM ऐसा भी लिखते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ने ये सेकंड डेरिवेशन भी कवर कर लिया। अब पूछेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 2 डेरिवेशन कराए, बराबर, दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के बेस पे। अब आते हैं मैग्नेटाइजेशन। ये वर्ड बार बार आ रहा था ना, इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या। तो मान लो मैं तुम लोग को बोलता हूँ एक काम करो, 1 ग्राम आयरन में देता हूँ। 1 ग्राम बहुत छोटा सा होता है, ठीक है? क्या मैं बोलता हूँ एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? एक एटम का मैग्नेटिक पावर कितना होगा? एक एटम देख सकते हो क्या? मैं बोलता हूँ एक काम करो, फरहान साहब तुम लोग ना 1 ग्राम, एक एटम ले लो आयरन का। कितने एटम? एक ही एटम, कितना पावर होगा? कैसे निकालोगे इसका मैग्नेटिक पावर? बहुत आसान है, उसका कितना वो इंटेंसिटी, उसका वॉल्यूम कितना है उसके बेस पर, और एटम में बहुत छोटा है। पर अब मैं बोलता हूँ एक काम करो, 1 ग्राम आयरन का मैग्नेटिक कितना होगा, मैग्नेट कितना होगा, पावर कितना होगा, कैसे निकालोगे? अब ऐसे वक्त में 1 ग्राम के अंदर बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मैग्नेट के जो आयरन के टुकड़े हैं उनको आपको टोटल करना पड़ेगा, उनके सारे मैग्नेटिक मोमेंट को। अपॉन ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी जगह ले रहे हैं। जगह ले रहे मतलब वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तब आपको उस आयरन जो मैग्नेट बन चुका है या शक्ति रख रहा है उसका मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक पावर पता चलेगा। आसान भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के पावर को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं और उसको mz सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है m², वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से 1 m कटा तो क्या मिलेगा यूनिट? एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन है L-1 m0 t0 I1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक पावर। समझा? किसी को डाउट है मैग्नेटाइजेशन में? इजी है। नहीं सर। पावर ऑफ मैग्नेट, अगर पावर यू कैलकुलेट करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है इंटेंसिटी, ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए ले लो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी क्या बताती है? जैसे किसी का एरिया, आपका शक्ति कितनी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे नया नगर में जो पॉलिटिशियन होता है, जैसे मुजफ्फर हुसैन की बात करें तो उसका पावर कितना है? सिर्फ नया नगर में ही चलता है, उसके बाहर जाए तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। तो वो उसकी इंटेंसिटी को बताता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस एरिया के हद तक ही है।
उस एरिया के बाहर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से किसी मैग्नेट की इंटेंसिटी वो कहाँ तक वो फैल सकता है, कहाँ तक उसकी शक्ति दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। तो क्या होता है इंटेंसिटी? क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। एट पॉइंट मतलब कितनी पॉइंट तक वो जा रही है इन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर तो जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन बेस पे वो फैल रही है ना चीज, बरोबर ना। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एच, और एच क्या होता है एन इंटू आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। आई क्या है? करंट हो सकता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको बताती है कि आपका कॉइल, देखो अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली समझाऊं तो देखो एक बैटरी लो और उसको एक कॉइल से जोड़ दो। अब जाहिर बात है करंट कॉइल में जाएगा और उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कॉइल कितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है। जितना ज्यादा लपेटा रहेगा, जितना ज्यादा कॉइल होगा वहां क्वांटिटी में, उतना ज्यादा करंट उसमें जाएगा, उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतना ज्यादा उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आगे तक जाएगी। समझ गए? यानी ये जो फॉर्मूला लिखा है वो बरोबर लिखा हुआ, बरोबर। अब यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा एच, यहाँ पर भी है ना। तो अभी इसको रहने तो यहाँ पे ये तो नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉइल के बेस पे बना है, हम लोग दूसरे बेस पे भी बना रहे हैं। म्यू जीरो को लेफ्ट साइड ले लो। अगर मैं म्यू जीरो को लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल रहा है बी जीरो अपॉन म्यू जीरो। बी जीरो क्या है? किसी चीज की मैग्नेटिक फील्ड और उसकी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। यूनिट क्या है? एम, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन है एम जीरो, एल माइनस वन, टी जीरो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने एक्सप्लेन किया। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। दोनों का मतलब क्लियर है? किसी को कोई डाउट आया यहाँ पर? क्यूरी टेम्परेचर ये नहीं है, आगे के कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिडक्शन किया है पोर्शन को। अच्छा, एक अच्छी खबर ये है, देखो मैग्नेटाइजेशन मैंने बता दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी बुक में देखो यहाँ पर चैप्टर में डेफिनेशन है ना। उसके बाद ये जो डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में डेरिवेशन दिख रहा होगा, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम लोग को, याद है? ये देखो यहाँ तक हमने ये डेरिवेशन किया। मेरी नोट्स में तरीका अलग होगा, तो अगर मेरी नोट्स का जमता है तो मेरी नोट्स से करो, टेक्स्ट बुक का जमता है तो टेक्स्ट बुक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही जैसा ही है। अच्छा, खुशी का हैप्पी जो न्यूज़ है वो है कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। तो किसी